जब आपने बिदर में 1989 में ये शाहीन एकेडमिक फाउंडेशन की नींव रखी थी, आपका सबसे बिगेस्ट फियर क्या था उस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी मुझे ख्याल नहीं आता कि कोई काम शुरू करता हूँ, कोई कॉन्सेप्ट नया आता है, कोई प्रोजेक्ट सामने आता है और मैं फैसला करता हूँ तो कभी कैलकुलेट नहीं करता कि मुझे क्या मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोई फियर नहीं था। योर प्राउडेस्ट मोमेंट इन शाहीन? गरीब लोग, विलेजेस के लोग आके बोल रहे हैं मेरे घर में 3 डॉक्टर बन गए, मेरे घर में 3 डॉक्टर बन गए। बीजर में शाहीन से पहले 3 डॉक्टर हुआ करते थे। बीजर हेल्थ केयर का हब बनने जा रहा है। वन लाइन स्टेटमेंट अबाउट योर जर्नी इन शाहीन? अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह काम ले लिया, उसका फजल है। द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टिल दैट यू कैन सी इन योर स्टूडेंट? वो समाज को, देश को कंट्रीब्यूट करने वाले बन जाए। माशाल्लाह, ये हो जाए तो इंशाल्लाह समाज कामयाब है, वो भी कामयाब है। वन चेंज दैट यू वांट टू सी इन आवर कम्युनिटी? मुस्तकबिल में हमारी जनरेशन समाज को, देश को कंट्रीब्यूट करने वाली बन जाए, लेने वाली नहीं, देने वाली बन जाए। इफ यू कुड रिस्टार्ट द शाहीन, व्हाट कुड बी योर न्यू वे? अपनी नीयतों को संभालना है, नीयतों की हिफाजत करना है। नीयत ठीक है और रास्ते निकलते रहेंगे। उस वक्त सिवाय नीयत के हमारे पास कुछ नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह काम ले रहा है। Hey, welcome back to my channel once again. This is Sheikh Yasin. I'm a certified independent director from Indian Institute of Corporate Affairs under the aegis of Minister of Corporate Affairs, Government of India. Plus, award-winning business coach, franchisee consultant, international corporate trainer, motivational speaker and podcaster. My firm name is Yeswa Business Consultancy. Ladies and gentlemen, मैं बहुत ही ज़्यादा आज अपने आप को खुशनसीब मान रहा हूँ क्योंकि मैं आज बीदर में हूं, जो कर्नाटका का एक बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी माना जाता है। और बीदर इसलिए भी पूरे वर्ल्ड के अंदर जाना जाता है बिकॉज ऑफ शाहीन एजुकेशन फाउंडेशन। आज मैं बहुत ही ज्यादा मसरत फील कर रहा हूं क्योंकि मैं आज शाहीन एजुकेशन फाउंडेशन के फाउंडर एंड चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, इनको अपने पॉडकास्ट में बुलाना चाह रहा हूं। आप जैसे जानते हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब शाहीन एजुकेशन की फाउंडेशन उन्होंने 1989 में शुरू की थी। सिर्फ 17 स्टूडेंट्स के साथ में एक छोटे से कमरे में शुरू की थी। आज उन्होंने शाहीन एजुकेशन फाउंडेशन का इतना बड़ा एम्पायर पूरे बिदर में नहीं, पूरे इंडिया में बनाया हुआ है। आप जैसे जानते हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को आज 35 साल से भी ज्यादा एजुकेशन फील्ड का एक्सपीरियंस है। वो एक एजुकेशनिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, एक्टिविस्ट माने जाते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज शाहीन एजुकेशन फाउंडेशन के तकरीबन 106 से ज्यादा ब्रांचेस पूरे इंडिया में अवेलेबल है। रिसेंटली शाहीन एजुकेशन फाउंडेशन के 4 ब्रांचेस उन्होंने गल्फ सिटी में भी ओपन किए हुए हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, इनको बीदर में नहीं, कर्नाटक में नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में 100 से भी ज्यादा अवार्ड से नवाजा गया है। आज उनकी रिकॉग्निशन इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जानी जाती है। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट एजुकेशन फील्ड में लॉन्च किया था, उसका नाम है AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। ये बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट एजुकेशन की फील्ड में माना जा रहा है और इसके तकरीबन 150 से भी ज्यादा ब्रांचेस पूरे हिंदुस्तान में आज अवेलेबल है। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब एजुकेशन फील्ड में काफी मैसिव कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। आज उनका फोकस, डेडिकेशन इसलिए भी बहुत ज्यादा माना जाता है क्योंकि आज वो एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी, मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए भी बहुत ज्यादा एजुकेशन फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। आज शाहीन एजुकेशन फाउंडेशन के तहत नीट की प्रिपरेशन की जा रही है, जेई की प्रिपरेशन की जा रही है, यूपीएससी की प्रिपरेशन की जा रही है और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी यहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा है। जैसा मैंने रिसर्च किया है शाहीन एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में, तकरीबन इंडिया के मेडिकल फील्ड में 1% डॉक्टर शाहीन एजुकेशन फाउंडेशन से निकलते हैं हर साल। तो ये बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन आज डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब मेडिकल फील्ड में भी दे रहे हैं। काफी सारे उन्होंने मदरसा में भी काम किया। मदरसा प्लस एक उनका एक इनिशिएटिव आया हुआ है मार्केट के अंदर, जिसके तहत वो अंडर प्रिविलेज बच्चों को भी दीन का काम, दीन की तालीम और दुनिया की तालीम साथ में मिलाकर दे रहे हैं ताकि ये बच्चे आगे जाके दीन का भी काम कर सके और दुनिया में भी सक्सेसफुल अपना करियर बना सके। एडू बिजनेस पॉडकास्ट में डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को बुलाना चाह रहा हूं। आपसे मैं गुजारिश करता हूं आप इस पॉडकास्ट को पूरी देखिए और जो इंफॉर्मेशन डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब अपने साथ में शेयर करने वाले हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल रहेगी, बहुत ही इंसाइटफुल रहेगी और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव इसलिए रहेगी क्योंकि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोच सकते हैं। आपको डिसीजन कैसे लेना है,
कहाँ से लेना है, कहाँ से आपको सही गाइडलाइन मिल सकती है, इसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको आज इस पॉडकास्ट के दौरान मिलने वाली है। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं, मेरे इस पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी इसमें पुट कीजिए ताकि इस कमेंट्स को मैं पढ़कर उसका जवाब दे सकूं। तो मैं इस अपने एजू बिजनेस पॉडकास्ट में डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का खैर मकदम करता हूं और उनसे बातचीत शुरू करता हूं। जैसा मैंने बताया था कि आज मैं शाहीन एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन एंड फाउंडर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के साथ में बैठा हूं। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तहे दिल से आपको इस मेरा एडू बिजनेस पॉडकास्ट के अंदर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आपने मुझे टाइम दिया। तो इंशाल्लाह ये बातचीत हमारी जारी रहेगी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि मैंने जैसे रिसर्च किया है शाहीन एजुकेशन फाउंडेशन के ऊपर, तो ये पता चला कि आपको ये शाहीन एजुकेशन फाउंडेशन की नींव रखने का कैसे दिमाग में बात आई? चाह रहा था कि मेरे छोटे भाई अच्छा पढ़े। जी। मैं ग्रेजुएशन कर लिया सिविल इंजीनियरिंग में बेंगलुरु सिटी से। अब सबसे छोटे भाई हैं, वो भी अच्छा पढ़े, लेकिन बीदर में कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, नजर नहीं आया। वाली साहब बिजनेसमैन, वक्त नहीं दे सकते थे जी, और बच्चा छोटा है, लाड़ो प्यार का है जी, और जाहिर है वो स्कूल भी जो है जानता था, तो बच्चे को लाड़ो प्यार से ही गुजार लिया। जब बच्चा 5th तक पहुंचा तो वो बच्चा तालीम पे फोकस नहीं कर पा रहा था जी, माहौल की वजह से जी। तो मैं ख्याल आया इस बच्चे को हैदराबाद के एक रेसिडेंशियल स्कूल में शरीक करेंगे। पेरेंट्स तैयार नहीं हो रहे थे जी। बहुत अच्छा के बाद तैयार हो गए। बोले ठीक है तेरी मर्जी। तो मैं बच्चे को तैयारी के साथ हैदराबाद में दारुल हुदा जी शरीफ में जी, उस वक्त काफी अच्छा स्कूल था वो रेसिडेंशियल स्कूल, बड़ी अच्छी तरबियत होती थी वहां पे, ले आके एडमिशन कराने में कामयाबी मिल गई जी। और वो बच्चा 3 दिन में वापस आ गया। 3 दिन में? अच्छा। और हम पूछ रहे कि क्यों आ गए, भाग के आ गए स्कूल छोड़ के? हाँ, बगैर इत्तला के आ गए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो पेट में दर्द हो रहा जी। हम इलाज शुरू करे बीदर के डॉक्टर से। हम पूछ रहे बार बार कि भी क्या हुआ, कैसा है, दर्द नहीं जाता है। तो हैदराबाद के डॉक्टर्स के पास ले गए। वहां पर सुल्तान शाही में एक बहुत ही मशहूर उस वक्त के डॉक्टर हुआ करते थे जी। 2 महीने 1.5 महीने इलाज हुआ जी। फाइनली डॉक्टर साहब बताए कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है, पेट में दर्द नहीं है, स्कूल से बचना चाह रहा है। अच्छा। अब इतनी सारी तको-दो के बाद पेरेंट्स आए बच्चे के साथ वापिस और मेरे से बोले कि ये सब तेरी वजह से हुआ। अच्छा। और सारे लोग मेरे मुखालिफ थे और सबकी उंगलियां इस तरह से थी, ये सारा मसला परेशानी जो हुई 1.5-2 महीने घूमना फिरना हुआ, हाँ, ये तेरी वजह से हुआ। तो मैं उस वक्त बड़ा परेशान था कि भाई मेरी क्या गलती है जी, बस बच्चे को पढ़ाना चाहता था। तो उस लम्हा जो ख्याल आया वो जो है स्कूल की वजह बना। That was the trigger point. यस, उस वक्त जो ख्याल जो आया है जी, वो वजह बनी। वो ख्याल ये था कि हम इतनी फिक्र कर रहे हैं जी, खर्च करने तैयार हैं, वक्त दे रहे हैं, तो बच्चे का ये हाल है। कई लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते, उनका क्या होगा जी जी, क्यों ना सबके लिए कुछ किया जाए। वहीं पे ठहरे ठहरे मैं बाहर निकला और हमारी हाई स्कूल टीचर से मिला, दोस्त अहबाब से बातचीत शुरू करा। हाई स्कूल टीचर भी हिम्मत दे दिए कि ठीक है, जज्बात में है ये जी, ठीक है, हम गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। बताए वो। फिर मैं इंडिया भर के कुछ 2-4 बड़े स्कूल्स का दौरा किया, रिसर्च किया, उस पे बहुत ज़्यादा किया। हाँ। और 1 दिसंबर 1989 को 17 बच्चों के साथ एक कमरे में, जिसकी प्लास्टर फ्लोरिंग नहीं थी जी, एक टीचर अंदर पढ़ाते थे, मैं बाहर गली में ठहरता था। अच्छा। सारे लोग मायूस थे, पेरेंट्स, क्या हो रहा है ये? हाँ। पेरेंट्स मायूस इसलिए थे कि बड़े इसको इंजीनियर बनाए और ये एक गली में एक कमरे में इन बिटवीन एकेडमिक ईयर उर्दू मीडियम एलकेजी शुरू करा है जी, माशाल्लाह। हाँ। दोस्त अहबाब मजाक कर रहे थे, ससुराल वाले मतलब इतनी बड़ी जॉब छोड़कर, इंजीनियर की जॉब छोड़कर आप इधर में मतलब एक छोटी सी क्लासरूम में 17 बच्चों के साथ में ये क्या कर रहे हैं? तो फिर जो है मामला आगे बढ़ता गया, 17 से 100 से 400 होते होते जी। पूछना वही था डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने अपना इतना बड़ा एक कंफर्ट जोन
जैसे आप इंजीनियर सऊदी में काम करते थे, एक कंफर्ट जोन छोड़कर आप आए थे भाई की पढ़ाई के लिए, भाई को आपने हैदराबाद में डाला तो बच्चा इंटरेस्ट से पढ़ नहीं रहा था और घर की इतनी सारी क्रिटिसिज्म आप पे आ रहे थे, पूरा ब्लेम आप पे आ रहा था, तो आपने इनिशिएटिव लेके कि सोचा कि चलो आप कुछ करते हैं बिदर के अंदर, क्योंकि बिदर भी एक पसमानदा इलाका के तौर पर जाना जाता था तब, तो आपने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। तो मैं ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब, तो इनिशियल लेवल पे आपको चैलेंजेस क्या लग रहे थे ये सब शुरू करने के लिए? कुछ समझकर ही हुआ हूँ हाँ। मौज दरिया का हरीफ, जी वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में है। माशाल्लाह। मसाइल बेशुमार थे, जी हर तरफ से मायूसी, हमारे पास कुछ नहीं था सिवाय नीयत के, जी सिवाय नीयत के ताकत ना सलाहियत। जी हाँ और 25 रुपये फीस हम उर्दू मीडियम में रख रहे हैं तो लोग नाराज थे उस जमाने में। उस जमाने में। दीगर उर्दू मीडियम 5 रुपये लेते थे, जी हम 25 रुपये रखे थे। इंग्लिश मीडियम 100 रुपये लेते थे फीस, जी तो लोग नाराज होते थे, आके बताते थे कि ये तो लूट रहा है, ये तो पैसे वालों का स्कूल है, जी फीस लेना नाजायज है। अच्छा अरे मैं बोलता था कि है ना फला है ना पब्लिक स्कूल, वो ज्यादा ले लेना। अरे वो इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम में जायज, उर्दू मीडियम में ना जाए। एक क्रेज बना हुआ था एक इंग्लिश मिजाज। मीडियम का। हाँ एक मिजाज, कि उर्दू मीडियम को उतना लोग अटेंशन नहीं दे रहे थे, उतना पे नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन इंग्लिश मीडियम में मुखालिफतें शुरू से रही जी और वो खत्म नहीं होती। हाँ, दिस इज एंडलेस प्रोसेस। हाँ, महमूद गामान के कातिलों की नस्ल है, जी हर जगह होती है। कहीं हाँ। टीपू सुल्तान के गद्दारों की नस्ल काम कर रही है तो कहीं महमूद गामान की नस्ल काम कर रही है। गद्दारों के कातिलों की नस्ल जो है अपनी हरकतें करती है, वो होता है। मैं जरा परेशान होता था जी 10 साल पहले तक भी, मुझे बुरा लगता था कि लोग बिला वजह क्रिटिसाइज करते हैं। बाद में एहसास हुआ कि ये क्रिटिसाइज करते हैं, रोकते हैं, मुखालिफत करते हैं, ये एक फितरी बात है। जी जी ये फितरी बात है, ये होता है। जहाँ कहीं भी तब्दीली की बात होती है तो मुखालिफत होती, कि जहाँ पे रिवोल्यूशनरी पैटर्न आ जाता है वहां पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म आता है। और फितरी बात है, तारीख गवाह है। wherever there is a change there is reaction and friction, राइट होता है। अगर मैं ट्रेंड के साथ चलता, जी जैसा कि आमतौर पे स्कूल शुरू होते थे वैसा कर लेता जी तो कोई मुखालिफत नहीं होती थी। मिसाल उस वक्त क्या ट्रेंड था, एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर कुछ टीचर्स को अपॉइंट करके स्कूल शुरू कर देना, गवर्नमेंट ग्रांट के लिए अप्लाई करना। 5 साल 7 साल 8 साल तक वो टीचर से फ्री दबा लेना जी और ग्रांट आते वक्त कुछ को निकाल देना और दूसरे जो पे करने की कैपेसिटी रहती है उनको लेना और पैसे लेना, फिर उनको उनके हाल पे छोड़ देना और फिर रिटायरमेंट तक उनका हरासमेंट करते रहना, जी बेशक, पैसे वसूल करना, जो आज महाराष्ट्र में एक बड़ा इशू है। जी जी बड़ा नस्ल की तबाही में हम ये समझ रहे थे कि ये ग्रांट जो है एक फायदेमंद चीज है, एक नेमत है, एक सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वही ग्रांट आज जो है नस्ल की तबाही का जरिया शाप बना हुआ है। यस, वो 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 1000 रुपए की प्रॉपर्टी की बिल्डिंग है और 5 एडेड टीचर हैं, वो हाफिज हैं, वो सारी की सारी जाया हो रही है। इस तरह इसका नुकसान भी हो रहा है। जी एक जमाना था स्कूल फॉर ग्रांट लोग शुरू करते थे, जी स्कूल शुरू करते थे ग्रांट के लिए, जैसे कि मदरसा बराए चंदा, जी चंदा बराए मदरसा ठीक है, वो दीनी तालीम है भाई चंदा जो है स्कूल के लिए, लेकिन मदरसा चंदे के लिए, हाँ वो जो तस्वीर तो पर्पस जो रहता था कि अल्टीमेट पर्पस ये था कि इसके थ्रू हमको पैसे कमाना है, तो नहीं भाई चंदा लेने के लिए मदरसा खोलो। जी जी जी, अरे मदरसा खोलो, दीन तालीम, चंदा लो मदरसे के लिए, जी जी चंदा लो मदरसे के लिए, लेकिन स्कूल ही मदरसा शुरू हो रहा है चंदे के लिए, जी, यानी जीने के लिए खाना और खाने के लिए जितना फर्क है, ऐसे ही फर्क है। एक मिजाज जो था वो ट्रेंड था, ग्रांट के लिए स्कूल होते थे, शुरू होते थे, और कोई शख्स ग्रांट के बगैर चलाने की बात कर रहा है उर्दू मीडियम में तो ऐसे स्कूल वाले नाराज हो गए जी, और जी। कुछ लोगों को लगा कि जो है मुखालिफत का एक मिजाज बना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जब भी रुकावट आई, शाहीन की उड़ान बढ़ती गई, ऊंची होती रही, और जब भी मसाइल आए शाहीन
तरक्की करता गया। ऐसे मराहल में हम 5-6 मरतबा ऐसा गुजरे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, देखे हैं कि रुकावटों से तरक्की ही होती है। जी, एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज अ चैलेंजेस, देर आर चैलेंजेस बेसिकली। तो ये चैलेंजेस आपने फेस किए हुए हैं, आपने देखा कि भी अतराफ के स्टेट्स में क्या हो रहा है, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तो आपने इनिशिएटिव लिया कि भी कुछ करना है। तो आप जब ये इनिशिएटिव लेके चले तो व्हाट वाज योर बेसिक विजन? हाँ देखिए, तलबा की तमाम तर तालीमी ज़रूरत हमारा स्कूल पूरी करेगा, जी, एक था। ये विजन था आपका। स्कूल्स में एक इजाफा नहीं बल्कि एक मुख्तलिफ स्कूल होगा। जी, हम नस्ल को बाअखलाक बनाएंगे, ये हमारा टारगेट था। और तालीमी बेदारी, मुसलमानों में तालीमी शऊर बेदार करना हमारे अगराज़ व मकासिद में पहली लाइन में था। हम स्कूल शुरू कर रहे हैं, जी, हम स्कूल शुरू कर रहे हैं, लेकिन विजन हमारा यही था कि भी कि मुसलमानों में तालीमी शऊर बेदार हो, तलबा को पाक व साफ माहौल दिया जाए, प्रोवाइड किया जाए, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार किया जाए, जी, और पुरअमन बखाए बाहम का एक माहौल पैदा हो, भाईचारगी हो, जी, और हेट्रेड फ्री इन्वायरमेंट हो जाए। हम अपने अगराज़ व मकासिद को जो पहले दिन नोट करके काम शुरू करे थे, वो हर साल उसको देखते हैं, याद करते हैं और देखते हैं कि हम किस मामले में कामयाब हैं। मतलब चेकलिस्ट है आपके पास में? चेकलिस्ट है, उसको देखते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन मकासिद को हम बोर्ड पर लिख के लगाए थे, जो है हमारे पास, उसमें अल्लाह का फजल है कि हमको अक्सरियत में कामयाबी मिल रही है। जी डॉक्टर साहब, अभी मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि अभी आने वाले दिनों में आपके चैलेंजेस क्या हो रहे हैं? ये बदलते हुए हालात को हम अडॉप्ट कर रहे हैं और हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इंशाल्लाह चैलेंजेस ही नहीं रहेंगे, हैं ऐसा बात गलत है, अपॉर्चुनिटीज की उम्मीद हमको ज्यादा है। क्योंकि हम में वो जो अडॉप्टेबिलिटी का वो जो मामला है, बदलते माइंडसेट आपका अडेप्टेबिलिटी का है। यस, बदलते हुए हालात को अडॉप्ट करने के लिए हम कभी भी तैयार हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी आप देख रहे हैं कि एजुकेशन में इतना सारा रिवोल्यूशन आ गया है, इतने सारे चेंजेस आ गए हैं, एंड स्पेशली आफ्टर कोविड। क्योंकि बिफोर कोविड ये ऐसा सिस्टम था कि भी फिजिकल एजुकेशन वाज एवरीवेयर, बट बिफोर कोविड जो हो, आफ्टर कोविड जो हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन आ गया एजुकेशन के अंदर, ऑनलाइन सारी चीजें होगी। लेकिन आपने ऑफलाइन का जो सीजन देखा हुआ है, उसमें आपने देखा कि बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म आप पहले यूज करते थे, अभी वो आपने जैसे बताया कि भाई अडॉप्टिंग द थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने ऐसा फिजिकल एजुकेशन में कौन सी ऐसी चीजें जो है आपने अडॉप्ट किया? टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करना। जी, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल होता है और डिसिप्लिन हमारा असल टारगेट है। शाहीन मोबाइल फोन फ्री है जी। शाहीन में बेटे बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह बगैर मोबाइल के जीते हैं, में 8 घंटे 12 घंटे इस्तेमाल करते थे। वेरी गुड। शाहीन को एजुकेशन फ्री है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, को एजुकेशन की वजह से जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है और नस्लों पे जो असर हो रहा है, उसका सब अंदाजा नहीं लगा सकते। बेशक बेशक। और माँ बाप गफलत में हैं। बल्कि मैं ये बात खुल के बोल रहा हूँ कि वो लोग जो बोलते हैं कि नहीं हमारी घर की तरबियत पे डिपेंड करता है, और हमारे बच्चों को कॉन्फिडेंस है हमारी घर की तरबियत अच्छी है बोल के बेटियों को थोड़ा सा स्कार्फ को टाइट बन के गंदे माहौल में जब भेज दे रहे हैं, वो लोग धोखे में हैं, इग्नोरेंस हो रहा है, धोखे में हैं जी, और झूठ बोल रहे हैं जी, गफलत में हैं। माहौल का असर हो ही जाता है। खास तौर पे ये 6 से लेके 12 के दरमियान की जो एज है बहुत चैलेंजिंग है। वहां पर जो है इनकी तरबियत, उनको एक माहौल देना बहुत जरूरी है। 12 के बाद उनको एहसास होता है, अपनी जिंदगी की अहमियत का अंदाजा हो जाता है और वहाँ वो अपनी फिक्र बढ़ती है और अपनी हिफाजत करने की सलाहियत आ जाती है। लेकिन ये 9th और 10th में जो है मसाइल हैं ये को एजुकेशन की वजह से, जिसमें नस्लें बर्बाद हो रही हैं और एक अजीब गरीब माहौल बन रहा, अजीब माहौल बनते जा रहा। हम देख रहे हैं ये मोबाइल फोन की वजह से जो 9th में 10th में कुछ असर हुआ था, वो 5 साल के बाद उसके नतीजे आ रहे हैं। आप देख रहे हैं जी, बेशक 5 साल 8 साल के बाद एक बिल बजती है जी और एक ब्लास्ट होता है, जिंदगी तबाह हो जाती है। वो 9th के असरात हैं, यहाँ पे वो 8th के 10th के असरात हैं।
वहां पर इस नस्ल को बचाना है, बल्कि मैं एक तजुर्बा किया हूँ, एक सर्वे किया हूँ कि को एजुकेशन के नुकसानात हो रहे हैं। गुज़िस्ता 10 साल से बेटियों से बात करता हूँ, माँ बाप की मौजूदगी में बात करता हूँ, पूछते पूछते पूछ लेता हूँ, बेटा ये को एजुकेशन की वजह से इम्प्रेस करने में और इम्प्रेस होने में, कितना वक्त लगता है? मुतासिर करने और मुतासिर होने में, को एजुकेशन के माहौल में कितना वक्त, सलाहियत, ध्यान, फोकस वगैरह वगैरह लग जाता है। तो बेटी जो बुरखे में है, माँ बेटी दोनों बुरखे में है, वो बोलती है सर 70%, 70%? यस 70%, 80%, 90% ये सलाहियतें ज़ाय हो रही हैं। तो अपनी शख्सियत बनाने के लिए, अपने कैरियर बनाने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए क्या बाकी रहेगा? बेशक। तो इस पे तवज्जो देना है। और मैं मुल्क भर में पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जाइए अपने बच्चों के स्कूल में जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए और मैनेजमेंट से बात कीजिए, बोलिए कि हम 10%, 15%, 20% फीस ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं, हमारे लिए अलग से सेक्शंस, फ्लोर, कैंपसेस अलग कीजिए जी। तभी जाके उम्मीद है कि ये नस्ल फायदेमंद होगी। डॉक्टर साहब, एज यू नो दैट वन बैड फिश मेक द होल वाटर डर्टी, ये ऐसी एक स्टेटमेंट है। और आपने जैसे बताया, आज जितने भी जो मॉडर्न एजुकेशनिस्ट है, दे स्ट्रांगली बिलीव इन को एजुकेशन, बट यू आर द पर्सन who analyze the situation and telling that co-education के नुकसानात कितने ज्यादा है। ये लंबे अरसे में हम तजुर्बे की बुनियाद पर गए हैं, ये हक़ाइक़ हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। These are the proven facts, right? डॉक्टर अब्दुल कदीर is a educationist, तो एज ए एजुकेशनिस्ट आपका एक मैसिव कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए रहा है। जैसे मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, और अक्सरियत के लिए भी आप काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोशिश आप कब तक ऐसे जारी रखेंगे और आपका फ्यूचर प्लान क्या है? 37 ईयर्स हो गए जी। 17 बच्चों से आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर में 45,000 स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंट एकेडमिक्स में एजुकेशन ले रहे हैं। ये जो कल्चर बना है शाहीन में, जो सिस्टम बना है, हम मुल्क भर में फैलाना चाहते हैं। 110 सेंटर हमारे जी जी फ्रेंचाइजीज ब्रांचेस चल रहे हैं, बल्कि हमारे मुल्क को शाहीन बीदर जैसे इस साइज के, इस कल्चर के 500 इदारे चाहिए जी नस्ल के लिए। आज रेसिडेंशियल स्कूल्स की अहमियत बढ़ते जा रही जी, तो इसलिए हम इस कल्चर को फैलाना चाहते हैं। आइंदा साल के लिए तकरीबन 45 एप्लीकेशंस हमारे पास हैं फ्रेंचाइजी मॉडल, फ्रेंचाइजीज के लिए जी। और मुल्क भर में हमारे लोग हैं, रीजनल डायरेक्टर्स अपॉइंटेड हैं, और हम मुल्क भर के इदारों के जिम्मेदारों को और मदरसे के जिम्मेदारों को दावत देते हैं कि वो आइए, देखिए शाहीन में, वो हमारे मेहमान रहेंगे जी। और ख़ास तौर पे वो AICU एकेडमिक जी, मैं उस पे आ रहा हूँ इंशाल्लाह उसके बाद में। हाँ, कमज़ोर बच्चों को जिसमें इम्प्रूव किया जाता है वो देखिए, और दीनी अरसी तालीम के मिक्सअप जो जिसकी बड़ी अहमियत है। और जब तक एक छत के नीचे दीनी तालीम और सी तालीम दोनों एक साथ हुआ करती। डॉक्टर साहब, मैं क्या चाह रहा था, आज ये शाहीन एकेडमी का जो एक रोल मॉडल बना हुआ है, आप जैसे देखते हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 650 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है, तो अभी आप 106 तक पहुंचे हुए हैं। तो ये रोल मॉडल को हमारे एक 650 डिस्ट्रिक्ट तक ले जाने के लिए आप फ्रेंचाइजी मॉडल का जो आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये शाहीन एकेडमी जो बीदर में है, इसका रिफ्लेक्शन हमको कैसे मिलेगा वहां पे? देखिए, मिलेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। अब एक 8, 10, 15 ऐसे इंस्टीट्यूशन इंडिया भर में काम कर रहे हैं जी। हमारी फ्रेंचाइजीज हैं, हमारी ब्रांचेस हैं जो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ये तो 37 साल से चल रहा है जी। वो शुरू हो के 4 साल हुआ, 3 साल हुआ, 2 साल हुआ, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ये कल्चर फैल जाए इंशाअल्लाह, ये माहौल फैल जाए और मुल्क भर में एक 500 ये सही इसके इदारे शुरू हो जाएं, ताकि जहां पर रखकर नस्ल की तरबियत, रेसिडेंशियल की जरूरत बढ़ते जा रही है, अहमियत बढ़ते जा रही है। पाक व साफ माहौल वाला रेसिडेंशियल स्कूल नेमत है जी, बेशक। अगर वहां पर गंदगी है तो यकीनन वो बर्बादी का सबब बनेगा, बर्बादी का जरिया बनेगा। हम देखे हैं हॉस्टल्स में रहने वाले किस तरह से तरक्की करे हैं। अलीगढ़ से फारिग हॉस्टल में रहकर पढ़े हैं, वो दुनिया को संभालने वाले बने जी, कई ममालिक के को संभालने वाले बने वो लोग, और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो हॉस्टल के बड़े फायदे हैं, और ये हॉस्टल के फायदे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को मिले,
घरों में जो मोबाइल की वजह से डिस्ट्रैक्शन है, जहाँ पे उससे- नस्ल कमजोर हो रही जी है, जी बेशक अगर बेशक। हम नस्ल को बनाना शुरू कर दें, जी नस्ल की तामीर की तरफ तवज्जो दें, अपनी सलाहियतें नस्ल के लिए लगा दें, तो 20 साल से 25 साल के दरमियान में ये चेंजेस आएंगे एक इनकलाब आएगा। बेशक। इंशाल्लाह हम देखेंगे हालात बदलेंगे, फ्यूचर हमारा रहेगा। एज अ फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट, क्योंकि मैं फ्रेंचाइजी के बिजनेस को इन एंड आउट जानता हूँ, बिकॉज फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि भी आपका जो रोल मॉडल है जैसे शाइन एकेडमी इन बिदर, इसको रिफ्लेक्ट करना, तो इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होनी चाहिए, इसके लिए आपका एकेडमिक्स कैसे स्ट्रांग है, आपके फैकल्टीज का इंटरव्यू आप कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं फैकल्टीज को, बिकॉज फैकल्टीज दे आर द मीडिएटर। वो क्या करेंगे कि भी आप शाहीन एकेडमी इधर में हम कैसे, हमारे फैकल्टीज है, वो फैकल्टीज हमको फ्रेंचाइजी जैसे पूना है, मुंबई है, लखनऊ है, चेन्नई है, हैदराबाद है, साउथ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में है, तो ये फ्रेंचाइजी का सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा है आपका? देखिए, उसको बहुत ही सिस्टमाइज कर दी है फिलहाल। हाँ पहले तो रैंडम ऐसी देते थे किसी की जी। रिक्वेस्ट पे, ख्वाहिश पर, लेकिन अब उसका पूरा सारा सिस्टम बना है। नेशनल हेड्स हैं, रीजनल हेड्स हैं, जी। और एसओपीज हर चीज के लिए तैयार हैं। उनका एवेल्युएशन कैसे होता है? बिकॉज सिलेक्टिंग द पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथ में, जैसे कौन मेरा भाई हो सकता है, कौन मेरी बहन हो सकती है, कौन मेरे माँ बाप हो सकते हैं, ये अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से आता है, लेकिन मेरा बिजनेस का चैनल पार्टनर कौन होना चाहिए, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे करते हैं आप? इसके लिए हमारे अ, सारा सिस्टम हम बना के रखे हैं, जी। और उस सिस्टम के तहत ये काम हो रहा क्योंकि कैसे होता है डॉक्टर साहब, जब हम किसी को फ्रेंचाइजी देते हैं तो फ्रेंचाइजी वो लोकेशन में पर्टिकुलरली कैसे परफॉर्म कर रही है, उसका एवेल्यूएशन कैसे होता है, उसका रिव्यूज कैसे होते हैं, उसके स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी, उसके फैकल्टीज की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसका कोई ऐसा सारी जोड़ चीज- आपके पास में है? सारे एसओपी हमारे पास हैं, जी और उसके हिसाब से ही काम हो रहा है, और इसको डे बाय डे हम इम्प्रूव कर रहे हैं। जी ये प्रोसेस है। अब हर किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दे रहे, जी। जब तक कि हम पूरी तरीके से उसको मुतमईन ना हो जाए। हाँ। वो उजलत में आके लेने वालों को जो पहले कंसिडर किया जाता था, जी। अब नहीं कर रहे हैं। एकेडमिक ईयर से 3 महीने 4 महीने पहले ही कंफर्मेशन हो, यानी एसओपीज तैयार हैं। क्योंकि सिस्टम एजुकेशन में- एक ऐसा पाक सुथरा फील्ड है जहाँ पे हमको साफ सुथरे लोग, अच्छे कैरेक्टर वाले लोग मिलना बहुत जरूरी है। जी। इंडिया में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन इंडिया में हमको एजुकेशन के लिए एक राइट पार्टनर की जरूरत होती है, जिसके लिए हम बोलते हैं नाइस एनालिसिस उसका जरूरी है, उसकी नीड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका कंसर्न कैसा है, उसका एक्सपेक्टेशन कैसा है। बहुत सारे लोग आज एजुकेशन को कमर्शियलाइज पर्पज से देख रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर को क्या बताना चाहते हैं, चैनल पार्टनर के लिए जो फ्रेंचाइजी आपकी इंटरेस्टेड है? यानी सारे एसओपीज हैं जो एक्सप्लेन करके ही हम उसको मौका देते हैं। नहीं, उसका पर्पस ये होना नहीं चाहिए कि भी मैं शाइन की फ्रेंचाइजी लूंगा तो मेरा मकसद पैसे कमाना है। पूरे टारगेट्स बता देते हैं, पूरा एनालिसिस करके ही हम स्टेप ले रहे हैं। ये सिस्टम है जो आप कभी, यानी जो भी इंटरेस्टेड है इंडिया भर में, वो आए, इसको समझें, हमारे डायरेक्टर से मिलें, सिस्टम को समझें, और इसको ट्राई किया जा सकता है। ऑल आर वेलकम। जी, मैं ऑडियंस को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अगर आपको शाइन एकेडमी की फ्रेंचाइजी थ्रू आउट इंडिया कहाँ पे भी चाहिए तो आप डायरेक्टली शाइन एकेडमिक के डायरेक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके पास में पूरे डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस है, उसका आरओआई क्या होना चाहिए, उसका कैपेक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, उसका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कैसे है, और उसका आरओआई मॉडल क्या होता है, ये सब चीजें आपको डायरेक्टर के पास से मिलेंगे इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा ये था, एज ए एजुकेशनिस्ट आपने बताया, एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट व्हाट इज योर फिलोसफी, आपकी फिलोसफी क्या है? देखिए, हम डे 1 से ही उसमें प्रोविजन रखे हैं, 80% बच्चों से फीस लेकर 20% बच्चों को सपोर्ट करते हैं जी। और यतीम बच्चों के लिए 50% फीस है, अच्छा। और हाफिजों के लिए 50% फीस है। जी पहले तो हम हाफिजों को फ्री लिया करते थे जी। लेकिन एक बड़ी तादाद, अब 700-800 हाफिज हमारे पास हैं, इंडिया भर से आते हैं, तो 50% फीस ले रहे हैं। उसके अलावा हम चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ पैसे के लिए तालीम से महरूम ना रहें, उसके लिए प्रोग्राम बनाए। केयर्स नाम की एक स्कीम है हमारी। एक इलाके के लोग एक बच्चे को चुने, पहले बच्चे को चुने, मुस्तैद बच्चे को, फिर वहां पे चंदा जमा करें। अच्छा। 40% जमा करके दें, हम 60% कंसेशन देंगे। वरना बच्चे को फोन लगाकर भेजने वाले तो बहुत सारे हजार, बल्कि लीडरों का तो कारोबार ही बहुत जी बड़ा जी है। जी, मैं वही बताना चाह बल्कि ट्रेन में कोई मिल गया, रहा हूँ। करोड़पति भी मिल गया, तो उसकी तायद में आके हमसे लड़ रहे हैं। जी।
और वो जो जिसके लिए उन्होंने लड़ रहे हैं वो बेचारा शर्मिंदा हो रहा। हाँ अरे मेरे को कोई कमी नहीं है, मैं पूरे पैसे देने के लिए आया था, ट्रेन में मिले थे, चाय वाय पिए, मुतालो। अगर किसी हम मस्जिद के जिम्मेदार को ये बोल दिए कि आपके रिकमेंडेशन से गरीब बच्चों को देंगे, तो उन्होंने टेबल लगा के बैठ के लाइन लगा के जो है रिकमेंड कर रहे हैं। हाँ तो रिकमेंड करने वाले भी कुछ करें और जी समाज का भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो जी जाए। जी जी, तो ये केयर्स स्कीम जो है, कम्युनिटी एड एंड रिस्पांस टुवर्ड्स एजुकेशनल सपोर्ट, इसके लिए एक बनाए। मस्जिद के इलाके में कुछ एक बच्चे को ढूंढें, कुछ लोग मिलकर जी 40% जमा करें, फिर हमारे पास भेजें, देखिए हम कैसा खिदमत करेंगे जी इंशाल्लाह। बेशक। एक माहौल बनाना है, कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाए। एक इदारा हक अदा नहीं कर सकता। अभी हक अदा करने की बात आ गई तो मैं बताऊंगा, इंडिया भर में कई बैतुल-माल, कई जी एनजीओ जी काम एनजीओ चल कर रहे रहे हैं, हैं, सब मिलके कर रहे हैं, इखलास के साथ कर लेकिन रहे हैं। रिजल्ट का नजर नहीं आ रहा। एक तरफ ये सब मिलके कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नस्ल को बनाने की फिक्र कर रहे हैं, हाँ माली ताउन दे रहे हैं, दूसरी तरफ कौम उसका 100 गुना शादियों पे खर्च कर देगी। जी जी, मैं वही क्वेश्चन 100 गुना शादियों पे खर्च कर रही है। ऐसी कौम तरक्की नहीं कर सकती जो अपनी तालीम से ज्यादा उसकी शादियों पे खर्च करती एग्जैक्टली है। मेरा अगला क्वेश्चन वही था डॉक्टर साहब, क्योंकि आज हम हमारी कम्युनिटी की तरफ देख रहे हैं तो हमारी कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा उदासीन है जहाँ पे एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट की बात आती है, लेकिन वही बात हम शादी फंक्शंस की बात आती है तो विदाउट एनी हेजिटेशन क्या दे अजीब आर बात है। टेकिंग द लोन्स फ्रॉम द बैंक यस, और खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्या है, समाज में एक स्टेटस मेंटेन करना है। अरे ये बेचारों को क्या हो गया है, दिमाग मफलूज हो गए हैं इनके। अरे मिलजुल कर जो है खानदान के लोग मिल के प्लानिंग के साथ अल्लाह को नाराज कर, देखिए प्लानिंग करके, प्लानिंग कि ये फंक्शन आरज़ुएं करना है, ऐसे ऐसे करना है। हैं। खानदान के लोग मिलके, पड़ोसी भी मदद कर रहा है, दोस्त भी मदद कर रहा है, चलो मैं भी मिलके अल्लाह को नाराज करूंगा। इसलिए नाराज हो और अल्लाह को नाराज ये बेशक कर रहे हैं क्योंकि बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च कम हो। खर्च हो। बेहतरीन का अपोजिट है बदतरीन। जी कम खर्च का है ज्यादा ज्यादा खर्च। खर्च। यानी निकाह मेरी सुन्नत जिसको कहा गया, उसका मजाक उड़ा रहा है। बेशक, अरे कोई जो है सुन्नत, कोई जो है मतलब नेक एक अमल, आसान तरीकों को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया उन्होंने, कोई सुन्नत जो है किसी मामी चाची के ख्वाहिश पर ख्वाहिश होती के है, पूरे। ये लोगों को दिखाने के लिए होती जी है, जहाँ पे फजूल खर्ची होती है, जो मुसीबत बनता है, सालों जो है उसकी मुसीबत बाकी रहती है। कोई सुन्नत है का काम ऐसा होता है नहीं, बिल्कुल सिवाय ये निकाह के। इसमें इसमें जो है कंट्रीब्यूट करने वाला, मशवरे देने वाला, सब इसमें शामिल है और गुनाह में। फजूल खर्ची वाली शादी में जाकर मुबारकबाद देने वाला, मुस्कुराने वाला, खाने वाला, सब गुनाहगार सब है। गुनहगार। मैं तो यहाँ बता रहा हूँ कि खामोश बैठने वाला भी गुनाहगार है, नजरअंदाज करने वाला भी जी गुनाहगार है, और मुबारकबाद देने वाला तो यकीनन गुनाहगार है ही है वो। तो ये जो है खत्म हो जाए, ये फजूल खर्ची अगर खत्म हो जाए और यही पैसा नस्लों की तालीम के लिए, फिर इनकी कारोबार के लिए बेशक। लग जाए, तो हालात बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। बदलेंगे। ये बुराई खत्म हो जाए जी जी तो और 50 बुराइयां खत्म होने की उम्मीद है। डॉक्टर साहब, एज यू नो दैट एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2011 में, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये बताया गई मुस्लिम कम्युनिटी सबसे पिछड़ा हुई कम्युनिटी है। तो आज अगर हमारे कम्युनिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तो हमको दो चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, एक है एजुकेशन, दूसरा है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। तो ये दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? यकीनन दोनों की अहमियत है, लेकिन ये फजूल खर्चियां खत्म करके नस्ल को बनाना शुरू कर दो। ये 12 साल का बच्चा 20 साल के बाद 32 साल का हो जाएगा, ये समाज को देने वाला बनेगा। बेशक। अरे कम वक्त में देखते देखते 20 साल 25 साल में एक बड़ा चेंज अगर देखना चाहते हैं तो ये तालीम के जरिए होगा और नस्लों को बनाने के लिए होगा। ये नस्ल हमारी तालीम याफ्ता हो जाए, ये नस्ल हमारी तहजीब याफ्ता हो जाए, बेशक। ये नस्ल हमारी सेहतमंद हो जाए, ये ड्रग से बच जाए, ये बुराइयों से बच जाए, ये मेहनती बन जाए, ये हानेस सिंसियर बन जाए, बेशक। दूसरों की मदद करने वाली बन जाए, देश को कंट्रीब्यूट करने वाली बन एग्जैक्टली जाए। जी जी बेशक। ये दाई बन जाए तो फिर देखिए इंशाल्लाह मुस्तकबिल हमारा है, और इसके अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं। बेशक। ये सबसे शॉर्टकट अगर है तब्दीली का तो यही है, नस्लों को बनाओ, नस्ल ही असल है, नस्लों के जरिए तब्दीली लाई जा सकती है। लेट्स टॉक अबाउट शाइन एकेडमी के जो डिफरेंट एकेडमिक्स है, जैसे आप यू आर प्रोड्यूसिंग 1% ऑफ इंडियन मेडिकल डॉक्टर्स,
देन जेई का प्रिपरेशन होता है, देन आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करा रहे हैं और डिफरेंट एकेडमिक्स है, उसके बारे में थोड़ा बताइए डॉक्टर साहब। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 1% गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट जी शाहीन ग्रुप से मिल रहे हैं जी और हम एथिकल डॉक्टर बनाना चाहते हैं। एग्जैक्टली, नॉट द कमर्शियल डॉक्टर। यस 5% अगर डॉक्टर्स अगर एथिकल प्रैक्टिस शुरू कर दें तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह वो 95% भी जो है मजबूर होकर एथिकल प्रैक्टिस करेंगे। जी माहौल बनाना है, माहौल के साथ ट्रेंड के साथ बह जाना तो नहीं बहुत जाना। आसान है, बहुत जी। आसान है। ट्रेंड को बदलना है, फिर ट्रेंड को बदल के देखिए दुनिया आपके ट्रेंड को फॉलो करेगी, आपके बेशक, सिस्टम को बेशक। फॉलो करेगी इंशाल्लाह। जरा नीट जेई के बारे में कुछ आप बता सकते हैं कि भी जी इस कैंपस में नीट का थोड़ा ज्यादा असर है। हम जेई पे मेहनत कर रहे हैं, डिपार्टमेंट को अलग किए हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माहौल बन रहा है। साथ ही साथ +2 में आर्ट्स कॉमर्स फिर डिग्री कोर्स, जी यही माहौल के साथ तरबियत के साथ डिग्री कोर्स भी करा रहे हैं जो इंटीग्रेटेड यूपीएससी के साथ है और सीयूईटी के जरिए हमारे बच्चे इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं, जी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम नौजवानों को, बच्चों को, नस्ल को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तब्दीली आ रही है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा था डॉक्टर साहब, मेरा एज ए बिजनेस कोच, फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर, मेरा एनालिसिस ऐसा है, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर जब बनता है तो वो अपनी फैमिली का डेवलपमेंट करता है, लेकिन जब एक ब्यूरोक्रेट हमारी कम्युनिटी से बनता है तो वो एक पूरे समाज के लिए काम करता है। तो ब्यूरोक्रेट को कैसे आप मतलब नेक्स्ट लेवल पे लाना चाह रहे नहीं हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 साल पहले 12 साल पहले जो कोशिशें किए थे, अवेयरनेस लाने की कोशिश किए थे, 2-3 ब्यूरोक्रेट्स माशाल्लाह भी इधर से गए हैं। इब्तिदा में जिस बच्चे को मैं दिस बिठाकर नंबर इज नॉट इनफ, आई वुड से। enough है, ठीक है, वक्त लगेगा उसके लिए। डे 1 से हमारा टारगेट है। अब हम ग्रेजुएशन में इंटीग्रेटेड कोर्स ले रहे हैं ला रहे हैं। और हम ये नहीं बोलेंगे कि वो बच्चे को हम ही फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार करेंगे, हम उसको नहीं, कहीं तो कहीं आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। काबिल ग्रेजुएट बनाकर इंटीग्रेटेड कोर्स कराकर भेज देंगे, वो दिल्ली जी। में कहीं भी जाके पढ़ ले। तो डॉक्टर तो साहब हम ये काम कर रहे हैं। मैं ये और- चाहता हूँ कि ये नंबर कैसे इंक्रीज हो। नहीं इसके लिए तो जो एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर है इंडिया में काम कर रहे हैं, हम उनके साथ में आप कोलैबोरेशन, भैया हमारे स्टूडेंट वहां जाके पढ़ेंगे, हम जी। तैयार करके वहां भेजेंगे। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ जितने भी लड़के हमारे ग्रेजुएट हो रहे, दे आर ऑल फ्रॉम लाइक नो मैक्सिमम फ्रॉम इंजीनियर साइड, एंड देन उसके बाद में आर्ट्स कॉमर्स से हो रहे हैं, फिर उसके बाद में डॉक्टर्स आ रहे हैं, बट ब्यूरोक्रेसी में वो नंबर देखने को नहीं मिल रहा हमको। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट है। और जैसे लॉ में भी, जैसे हम बता रहे, लॉ में भी बहुत ज्यादा जी, हमारा जी। कम रिप्रेजेंटेशन है। जी देखिए लॉ के लिए हम एस्टिमेट किए, मशवरा किए, 3000 अच्छे काबिल लॉयर्स को, हॉनेस्ट लॉयर्स को बना दो, ये मसला ही खत्म हो जाएगा। जी 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 3000 बनाना है, ये मुश्किल काम नहीं है अगर कुछ लोग इसको समझें। मैं आपसे क्यों ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, बिकॉज यू आर बीइंग देयर इन द एजुकेशन फील्ड फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 35 years एंड यू आर अ वेल नोन पर्सनैलिटी नॉट इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब। तो कहीं तो ये आपकी बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भी हाँ, अभी मैंने बहुत सारे इंजीनियर्स बना दिए, बहुत सारे डॉक्टर्स बना दिए, अभी मेरे को ब्यूरोक्रेट में लोगों को लाना है, अभी मेरे को लॉ में जहाँ पे हम लोग जो प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं उसके लिए हमारा वहां पे प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, रिप्रेजेंट जहाँ जिसके लिए क्या कोशिशें चल रही जी है, जी नहीं ऑल इंडिया लेवल पे क्या चल रहा है। नहीं, मैं जो है इसका ख्याल नहीं हूँ कि हर काम मैं करूंगा। नहीं नहीं, जिम्मेदारी आप नहीं, कहाँ नहीं, तक कॉन्ट्रीब्यूशन कर नहीं, रहे हैं। उसके लिए जो है कोई मुख्तलिफ फील्ड में काम कर रहा है उसको सपोर्ट करके उसके अच्छे तो ऐसे काम कुछ को, लोग आपके पास आए हुए इसके लिए। कुछ अच्छे काम को देखकर मैं खुश हो जा रहा हूँ तो मुझे इसका सवाब मिल जा रहा है। जी कहीं भी कोई काम कर रहा है, नहीं, अच्छा कुछ काम ऐसे कर लोग रहा है, अप्रोच हुए आपके साथ में। अप्रोच हो रहे हैं, हम गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ जरूरतों का पे गुफ्तगू होती नहीं, है, कैसा होता है डॉक्टर होती साहब, है। नोबडी वांट टू सी द एफर्ट्स, एवरीबॉडी वांट टू सी द रिजल्ट्स। नहीं, हम क्लेम कतई नहीं करना चाहते हैं कि पूरा काम हम करेंगे, जो काम चल रहा है उसको मजबूत करेंगे और स्लोली कुछ चीज़ों को ऐड किया जा सकता है जो जी। हम कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी ये क्लेम नहीं करेंगे कि सारी जिम्मेदारी कौम की हम ही नहीं, पूरा बेशक करेंगे। बेशक बेशक, और दीगर लोगों को सबको मिलके करना लेकिन है। अल्लाह सुब्हान ताला ने आज आपको जो स्टेटस दिया हुआ है, जो आपका एक्सपीरियंस है, मतलब यू स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, आपने एक शाइन एकेडमी फाउंडेशन, एक अंपायर, मतलब जैसे एजुकेशन का अंपायर आपने ठहरा किया,
तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इदारे रहेंगे इंडिया में जो आपको अप्रोच करेंगे कि भी हाँ हम लोग आपके साथ में कंट्रीब्यूशन देखिए, करना चाह रहे फिलहाल हमारा जो टारगेट है हैं। वो 6 to 12 जी नस्ल को डिस्ट्रैक्शन से बचाओ, उनको इतनी ताकतवर बना दो कि दुनिया की हर यूनिवर्सिटी इनको जी हाँ इनवाइट करे। ये शॉर्टकट, जी सबसे शॉर्टकट ये है। मैं मेडिकल कॉलेज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में इंटरेस्ट नहीं हूँ। मुझे 10 साल 12 साल पहले मेरे खैर खा कुछ लोग, 2 सहबाब बड़ी हमदर्दी से आए मेरे पास, बोले क्यों परेशान हो रहे हैं, 20 साल पहले की बात है, क्यों परेशान हो रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, एक काम कीजिए, एक नर्सिंग कॉलेज ले लीजिए, वो फलां साहब बड़े रहीम और करीम हैं, उनको बोल के हम दिला देंगे। तो मैं इनकार कर दिया, कहने ना मैं इंटरेस्ट हूँ। क्यों, क्या बात है? मैं बताया ये एजुकेशन एक्टिविटी नहीं है। पूछे क्या है? भाई जो माहौल है आज 100% माल प्रैक्टिस कराने का है, जी तो वो तो एजुकेशन एक्टिविटी थोड़ी है, दलाली है जो हम नहीं कर सकते। अल्लाह का फजल हुआ कि मैं कोई गलत और शॉर्टकट का कोर्स शुरू नहीं किया, जी तो ना ही मैं करना चाहता हूँ। रफ्ता रफ्ता करेंगे, हालात के हिसाब से करेंगे, लेकिन हमारा जो कोर टारगेट है फिलहाल और जो क्लियर है, मैं किसी को मैं मतलब एक्सपेंड भी करता हूँ। कोई मेडिकल कॉलेज शुरू करने की ख्वाहिश में आ गया तो उनको बिठा के कैंसिल कर देता हूँ वो, और बोलता हूँ कि भाई 6 to 12 इनको यहाँ पे फोकस करो, 6 to 12 रेसिडेंशियल स्कूल शुरू करो, यहाँ पे इनको इतना ताकतवर बनाओ कि वो ऑटोमेटिक आगे जाके कई मेडिकल कॉलेज को में सीट हासिल करने में कामयाब हो जाए। वो जो खुले दिल के लोग हैं फौरी मान भी लेते हैं, इरादा बदल के जाते हैं और इंस्टीट्यूशन शुरू कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट इंडिया में 106 आपके ब्रांचेस हैं और रिसेंटली आपने जीसीसी कंट्रीज में भी शुरू किए हुए हैं। तो व्हाट इज योर पर्पस दैट यू आर गोइंग अब्रॉड? देखिए वहाँ ज़रूरत है जी, लोग बड़े परेशान हैं, वहाँ पे बच्चों में मेहनत करने की आदत नहीं है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तो तस्वुर ही नहीं, जी तस्वुर ही नहीं है। और लोग फिक्रमंद हैं, वो ख्वाहिशमंद हैं, बड़ा मुतालबा है, डिमांड है, कई सालों से उनका डिमांड है कि शाहीन के सिस्टम से जुड़ जाए, ये लोग वहाँ के बच्चे भी फ़ायदा उठाएं। तो हम इनिशियली फ़िलहाल 2 सेंटर चला रहे हैं और रियाद में एक बड़े सेंटर की उम्मीद है जिसकी प्लानिंग चल रही है। जी मजीद कहीं इंक्वायरीज हैं तो इंशाल्लाह हम कोशिश करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने जैसे रिसर्च किया हुआ है कि भी AIC जो ये इनोवेटिव प्रोडक्ट आपने एजुकेशन फील्ड में जो लॉन्च किया हुआ है, मतलब एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, जो मार्जिनलाइज बच्चों कम्युनिटी के लिए बोल सकते हैं या अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए बोल सकते हैं, तो इसके तकरीबन 150 से भी ज्यादा सेंटर्स आज पूरे इंडिया में अवेलेबल है। तो ये AIC का पर्पस क्या था आपका? देखिए जैसा कि मैं बताया पहले ही दिन, हमारा जो टारगेट था कि बच्चे की तमाम तर तालीमी ज़रूरत हम पूरी करेंगे। तो किसी दिन हमको बुरा लग रहा था कि हमारे स्टूडेंट ट्यूशन जा रहे थे, तो हम ट्यूशन बैन कर दिए। फिर उसके बाद में लगा कि कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, तो उस वक्त मेहनत करके रिसर्च करके सिस्टम एक बनाए। वो सिस्टम का नाम रखे AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। वो सक्सेसफुल होगा और उसमें फिर हम ड्रॉप आउट बच्चों को मौका दिए, फिर हाफिज़ों को मौका दिए हमारे अपने शोबे के, वो सक्सेसफुल हो गए। अब इस सिस्टम को इंडिया भर के 168 मदरसों में कायम किए हैं जी, और मजीद इसको हम फैलाना चाहते हैं। और कमज़ोर बच्चों के लिए, स्कूल के कमज़ोर बच्चों के लिए एक अच्छा सिस्टम है। मुल्क भर के हजरात, स्कूल वाले, मदरसे वाले, वो इस सिस्टम को हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, shaheengroup.org। और यहाँ आए, वो हमारे मेहमान रहेंगे, उनके रहने खाने का इंतज़ाम हमारे पास रहेगा, वो देखें, सिस्टम को समझें और इम्प्लीमेंट करें। देखिए कमज़ोर बच्चों को निकाल देने का एक कल्चर है। जी जी जी, इंटरनेशनल स्कूल अपने बोलते हैं, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, वो 9th में बच्चों को निकाल देते हैं। ये गलत है। कमज़ोर बच्चों का ख्याल रखो। जी, मैं ये जिक्र करता हूँ, कैसा है, उनको थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है, हैंड होल्डिंग की जरूरत है। जी जी, मैं बोलता हूँ घर के कमजोर का ख्याल रखो, घर तरक्की करेगा। जी, खानदान के कमजोर लोगों को खानदान तरक्की करेगा। इलाके के कमजोरों का ख्याल रखो, इलाका तरक्की करेगा। देश के कमजोरों का ख्याल करो, देश तरक्की करेगा। बेशक। इसी तरह स्कूल के कमजोर बच्चों का ख्याल रखो, यकीनन स्कूल तरक्की करेगा। ये मैसेज मैं मुल्क भर के जिम्मेदारों को देना चाहूँगा कि कमज़ोर बच्चों के लिए तवज्जो दीजिए, उनको निकाल के फेंकिए मत।
हमारा रिजल्ट मुतासिर होगा, हमारे स्कूल बदनाम होगा। अरे बच्चों के लिए स्कूल है और स्कूल के लिए बच्चे नहीं हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, आज मैं देख रहा हूँ एजुकेशन में इतना ज्यादा कंपटीशन आ गया है। यू स्टार्टेड शाइन एकेडमिक फाउंडेशन 1989। अभी रिसेंटली देखे आपने, बायजू आया हुआ है, आकाश आया हुआ है, फिजिक्स वाला आया हुआ है, रेजोनेंस आया हुआ है। ये नेशनल लेवल पे चैलेंजेस आपको कैसे लगते हैं? ये सब वक्तियां हैं, मैं नहीं समझता कि कोई कंपटीशन है, जी। मैं नहीं समझता। उनकी दुनिया अलग है, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं। हाँ, हम्म, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ दुनिया का मैं। दरवेश हूँ। शाही का मैं जहाँ अपना और काम है, करता चलूंगा। शाही का जहाँ और है, करगस का जहाँ और है। मैं नहीं समझता कि कोई इदारा दूसरे इदारे का कॉम्पिटिटर होता है। ये अपनी क्वालिटी, अपनी सर्विसेज देते रहना, अल्लाह मौका, काम का मौका देगा। जी। तो कोई कॉम्पिटिटर से शाहीन को अल्हम्दुलिल्लाह आज तक असर नहीं हुआ और मुस्तकबिल में भी ऐसा कोई अंदेशा नहीं। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, हाईलाइट समथिंग ऑन वन नेशन एजुकेशन पॉलिसी। यानी नेशनल लेवल पर सब कॉमन जो है पॉलिसी हो। हाँ। ये हुई है अब नीट में, जिसको हम वेलकम किए, उसका हमको फायदा हुआ। देखिए, कॉमन तो होना चाहिए जी। ताकि और क्या चैलेंजेस लाना चाहते हैं आप एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के? देखिए, ये बच्चे जो 9th तक चले जा रहे हैं, उनको सेकंड का जो है लिखने पढ़ने नहीं आता, थर्ड का लिखने पढ़ने नहीं आता। ये कमजोरी कैसा जो है गवर्नमेंट खत्म कर सकती है, इस पे संजीदगी से और होना करना चाहिए। बच्चे जो है सब्जेक्ट की कमजोरी की वजह से 9th में, 10th में, 11th में ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। जी। वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आने की वजह से काम हो रहा। अगर वो जब बच्चों को सब्जेक्ट समझ में आ जाए तो गरीब बच्चा भी मेहनत मजदूरी करके भी पढ़ लेगा। जी। आपका बोलने का मकसद ऐसा है कि फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए, न्यूमरेसी और लिटरेसी सही हो जाए, जो हम कर रहे हैं फिलहाल, जी। इसको देखने के लिए मुल्क भर से लोग आते हैं, वो सही हो जाए, बच्चा सब्जेक्ट से एंजॉय करे। पास करने का टारगेट पे पढ़ा रहा है। जी जी, वही देख रहा हूँ मैं। पास करेंगे पूरी, मतलब मशीनरी पुश करने का सिस्टम जो चला हुआ है। फिक्र मत है कि पास रिजल्ट, हाँ, बस बच्चा 10वीं 12वीं किसी तरह पास जाएगा। अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बच्चे को सब्जेक्ट समझ में आ जाए, उसके लिए कोशिश करें। बहल हम उसको मुख्तसर करेंगे कि आने वाले दिनों में आप शाहीन को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना चाह रहे हैं? देखिए, आज से 25 साल बाद की जरूरियात क्या है। जी। हमारे बच्चे जो है 25 साल बाद कैसे माहौल में रहेंगे, उस वक्त की जरूरियात क्या होंगी, वो उस वक्त किस तरह से जो है समाज के लिए, देश के लिए कंट्रीब्यूटर बनेंगे। जी। उस वक्त किस किस्म की कंट्रीब्यूशन की जरूरत होगी, उसके लिए हम बच्चों को तैयार करना चाहते हैं। इसके लिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बोर्ड से हम अफिलिएशन लेकर LKG से उस लेवल पर बच्चों को लेकर जा रहे हैं। जी। और साइंस हम जो है पढ़ाएंगे नहीं, साइंस की प्रैक्टिस कराने का मंसूबा, 6 से 10 तक साइंस की प्रैक्टिस कराएंगे। बिल्कुल बच्चे प्रैक्टिकली हाथ से करके ही सारा साइंस समझेंगे, उसके लिए तैयारी किए हैं। और इंडिया के, अब्रॉड के बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, NGO से, कंपनी से MOU कोलैबोरेशन कर चुके हैं। जी, कर चुके हैं। और वो सिस्टम शाहीन बीदर में ही नहीं बल्कि सारे फ्रेंचाइजीज में और ब्रांचेस में इंट्रोड्यूस करते हुए ये बच्चों को जो है बच्चों को समझने वाले, बल्कि साइंटिस्ट बने ये बच्चे हमारे। जी जी। साइंस अब जो है लिखा कर कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी करके नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी। वो बच्चे प्रैक्टिकली करके साइंस के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे इंशाल्लाह। जी। एक फाइनल मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए क्या देना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप? देखिए, मैं बताया कि फजूल खर्ची ख़त्म करो, शादियों में फजूल खर्ची ख़त्म करो, और वो सारा पैसा तालीम और तरबियत में और कारोबार में लगाओ और अल्लाह की रज़ा हासिल करो। ये फजूल खर्ची से शैतान से क़ुर्बत बढ़ रही है, क्योंकि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। और लोग, मैं बताया ना कि आरज़ुएं करके जो है, प्लानिंग करके अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं, शादियों में फजूल खर्ची कर रहे हैं। निकाह के दिन के खाने से इज्तनाब करो। क्यों लड़की के वालिद का जो है 200 रुपये आप जाके खाकर 200 रुपये खर्च करके गुनाहगार बनते हैं। इस पे तवज्जो दो। और माँ बाप अपने बच्चों को
अच्छे से अच्छी तालीम देने की ख्वाहिश रखें, ज़रूर रखें, IAS IPS बनाने की ख्वाहिश रखें, लेकिन इसके साथ साथ ये ख्वाहिश रखना ना भूलें कि मेरी औलाद मेरे लिए सवाब जारिया का ज़रिया बन जाए, जी जन्नत के हुसूल का ज़रिया बन जाए और जन्नत में दर्जात के बुलंद करने का ज़रिया बन जाए। ये हो जाए तो औलाद कामयाब, माँ बाप कामयाब, मिल्लत और माशरा भी कामयाब है। इस तरफ हम तवज्जो दें, औलाद को सवाब जारिया का ज़रिया बनाएं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, आपने बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए, और इतने सारे मैसेजेस दिए हैं कि डेफिनेटली मैं पेरेंट्स से यही गुजारिश करूंगा, स्टूडेंट से यही गुजारिश करूंगा, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने जो इन्फॉर्मेशन इस पॉडकास्ट के दौरान दी है, डेफिनेटली आप उस पर गौर व फिक्र करें, बहुत सीरियसली सोचें और डिसीजन अपने बच्चों के लिए, अपने कौम के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए प्रिसाइज डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक फाइनल राउंड पे जा रहे हैं हम लोग, क्विक फायर राउंड इसका नाम है। तो ये 10 क्वेश्चन आपको पूछूंगा, वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, वेरी स्पेसिफिक आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करना चाह रहा हूँ। जब आपने बिदर में 1989 में ये शाहीन एकेडमिक फाउंडेशन की नींव रखी थी, आपका सबसे बिगेस्ट फियर क्या था उस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुझे जो है फियर था ही नहीं, माशाल्लाह। हाँ। कोई फियर नहीं था, और आज तक भी मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि मेरा क्या होगा। तो यू आर फियरलेस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक भी मुझे ख्याल नहीं आता कि कोई काम शुरू करता हूँ, कोई कॉन्सेप्ट नया आता है, कोई प्रोजेक्ट सामने आता है और मैं फैसला करता हूँ तो कभी कैलकुलेट नहीं करता कि मुझे क्या मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोई फियर नहीं था। माशाल्लाह। योर प्राउडेस्ट मोमेंट इन शाहीन? जब गुज़िश्ता देखा कि गरीब लोग, विलेजेस के लोग आके बोल रहे हैं मेरे घर में 3 डॉक्टर बन गए, मेरे घर में 3 डॉक्टर बन गए, ऐसे वक्त वाहिद में एक साल में 12-15 लोग मुझे हाँ। मिलके मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह बीदर में शाहीन से पहले 3 डॉक्टर हुआ करते थे। माशाल्लाह। आज माशाल्लाह बीदर हेल्थ केयर का हब बनने जा रहा है। माशाल्लाह। और घरों में खुशियां आ रही हैं, घर बदल रहे हैं, जो अल्लाह नजरों से दिखा रहा है। ये यकीनन मेरे लिए खुशी के लम्हात हैं। वन लाइन स्टेटमेंट अबाउट योर जर्नी इन शाहीन? ये वक्त जो गुजरा है एहसास भी नहीं होता, अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह काम ले लिया, उसका फजल है। द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टिल दैट यू कैन सी इन योर स्टूडेंट? आप स्टूडेंट्स में क्या ऐसा देखना चाह रहे हैं कि भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनके लिए? देखिए, वो दाई बन जाए, वो समाज को, देश को कंट्रीब्यूट करने वाले बन जाए। माशाल्लाह। ये हो जाए तो इंशाल्लाह समाज कामयाब है, वो भी कामयाब है, हम भी कामयाब हैं। अगर आप एक एजुकेशनिस्ट नहीं होते तो क्या होते? मैं कुछ भी होता तो आखिर में अल्लाह जो मौका दिया है खिदमत का, शायद किस्मत में ये था और यही होगा। One change that you want to see in our community? लॉन्ग टर्म गोल जो है हमारा, हाँ। वो पूरा हो जाए, वो तो है जन्नत का हुसूल है। और शॉर्ट टर्म गोल है कि मुस्तकबिल में हमारी जनरेशन समाज को, देश को कंट्रीब्यूट करने वाली बन जाए, लेने वाली नहीं, देने वाली बन जाए। Which is a better teacher for you, as a experience or books? I believe experience. Experience. डॉक्टर अब्दुल कलाम का एक स्टेटमेंट याद आता है मेरे को, एक टीचर एक बुक के बराबर होता है, एक बेस्ट टीचर एक पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। शाहीन का फ्यूचर क्या है? बहुत अच्छा फ्यूचर है। जैसे अल्लाह की ज़ात से हमको पूरी उम्मीद है, जो मेहनतें हुई हैं वो ज़ाय नहीं होंगे, और शाहीन इसी तरह नस्ल दर नस्ल नस्लों की खिदमत करता रहेगा। माशाल्लाह। एक सबसे बेस्ट मैसेज जो आप हमारे यूथ को देना चाहते हैं? आज के डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए माँ बाप को जन्नत में लेके जाने वाले बन जाएं। माशाल्लाह। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू कुड रिस्टार्ट द शाहीन, व्हाट कुड बी योर न्यू वे? वही तरीका, जैसे खामोशी से छोटे पैमाने पे जो अल्लाह मौका दिया करते चले गए। देखिए, नीयत के ऊपर सारा दारोमदार है। आज सबसे अहम काम हमको जो करना है वो अपनी नीयतों को संभालना है, नीयतों की हिफाजत करना है। नीयत ठीक है तो रास्ते निकलते रहेंगे। उस वक्त सिवाय नीयत के हमारे पास कुछ नहीं था, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह काम ले रहा है। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, आपने जो इन्फॉर्मेशन आज मेरे पॉडकास्ट के दौरान दी है, मैं समझता हूँ ये मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा आपके साथ में, पर्टिकुलरली इन एजुकेशन फील्ड में। और आप जैसे जानते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब इज नॉट नोन एज ओनली एजुकेशनिस्ट, ही इज नोन एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, ही इज नोन एज अ एक्टिविटीज।
तो मैं ये चाह रहा था कि डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस पॉडकास्ट के लिए और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह और आप ऐसे ही अच्छे अच्छे काम हमारी कम्युनिटी के लिए करते जाएंगे और देश के कंट्रीब्यूशन में आपका बहुत बड़ा हाथ रहेगा एजुकेशन की फील्ड में। हम अल्लाह सुब्हान तआला से यही दुआ करते हैं और फिर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं मेरी पूरी टीम की तरफ से। शुक्रिया अदा डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम।